हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके बने रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। और एंड में हम लोग एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपन R0T। इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। इसको भी हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, इन फार्मूलों को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इन सारी चीज़ों पे बात हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने ओम का नियम, उसके बाद पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, चालक के बारे में, फिर उसके बाद विशिष्ट चालकता को भी हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी। तो जिन दोस्तों का डाउट्स है उन चीज़ों को लेकर के, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में उनके जो भी लेक्चर हैं वो पढ़े हुए हैं, उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से जा करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे का जो भी पढ़े हुए हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी चालक की फिजिकल क्वांटिटी को, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके ठीक है विभवांतर के क्या हो जाएगी, ठीक है प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और उसको बोला जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक हम लोग कांस्टेंट का यूज करेंगे R, और लिखा जाता है V बाई RI या फिर V बराबर I R। ये तो था आपका ओम का नियम। उसके बाद हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी इस R के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना था कि धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करते हैं, चालक में जो भी धारा प्रवाहित हो रही है अगर उनके मार्ग में अगर रुकावट पैदा की जा रही है तो वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वो होती है ओम। उसके बाद आपकी आती थी रेजिस्टिविटी, यानी जिसको रो से डिनोट किया जाता था। R बराबर आप लोगों ने प्रूफ किया था, R बराबर होता है रो L बाई A, या तो इसको लिख लीजिए या तो R बराबर रो L बाई A म्यू 0 यानी ये भी एक फार्मूला था। ठीक है, तो हम लोग इसको लेकर के बात किए थे। ठीक है, और हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी इस रो के बारे में। और रो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है कि किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होता है उसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम लोगों ने चालकता को पढ़ा था, चालकता के बारे में जानने की कोशिश की थी कि चालकता क्या होता है। तो चालकता के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि धारा के मार्ग में अगर सुगमता प्रदान करे, ठीक है, अगर किसी चालक में धारा बह रही है तो धारा को बहने में अगर सुगमता जो भी प्रदान की जाती है तो वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है, या फिर उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है। और कंडक्टेंस को किससे दिखाया जाता है, तो कंडक्टेंस को दिखाया जाता है G से। तो G बराबर क्या लिखा जाए, और इसकी जो यूनिट होती है, G की जो यूनिट होती है वो होती है मोहो। ठीक है, क्या होती है, मोहो। ठीक है, या फिर इसको सीमेंस भी बोला जाता है। G बराबर क्या, A है आपका कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर होता है 1/R। या तो इसको 1/R लिखें, या तो लिख सकते हैं 1/ρ इंटू A/L, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि G बराबर K A/L। अब एक K किसके बराबर है, एक K किसके बराबर है, तो K बराबर है 1/ρ के। और यही K क्या कहलाता है, ये K कहलाता है विशिष्ट चालकता या फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होगी, जैसे जैसे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और जैसे जैसे आपकी रेजिस्टिविटी घटेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का बोल सकते हैं कि अपोजिट होती है। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, अपोजिट होती है। इसलिए इसका जो यूनिट होता है, जो K का यूनिट होता है
यूनिट होता है वो होता है मोहोमीटर। आ रही बात समझ में? मोहोमीटर क्या होती है उसकी? मोहो प्रति मीटर। मोहो प्रति मीटर क्या होती है इसकी? यूनिट होती है किसकी? कंडक्टिविटी की। और कंडक्टेंस आपने देखा है कि 1/r, या फिर ये लिखा जाए या फिर इसके बराबर ये लिखा जाए, बात दोनों सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी कंफर्म हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे ठीक है पैरामीटर्स हैं या फिर बहुत सारे ठीक है पदार्थ हैं, उन पे अलग अलग टेम्परेचर का क्या पड़ता है ठीक है प्रभाव पड़ता है। अगर मेटल की बात की जाए, ठीक है, शुद्ध धातु की बात की जाए, जैसे आपका सोना हो गया, या फिर लिख सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, Ag, इसको Au बोला जाता है। और क्या हो सकता है? तो ये जो शुद्ध धातुएं हैं, इनका जो रेजिस्टेंस पे जो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग एक शब्द में कि शुद्ध धातु में क्या? शुद्ध धातु में टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या करता है? बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा बात पे, हाँ, कि जो शुद्ध धातु होती है, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें क्या होता है, या फिर इसमें आप आयरन भी ले सकते हैं, आयरन मतलब लोहा भी हो सकता है ना, या फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो आप यहीं तक देख लीजिए, जो भी शुद्ध धातु में होती हैं, जैसे में कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और सिल्वर, इनमें जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? आप लोग जानते हैं कि यह एक कंडक्टर है। क्या है यह एक आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर आराम से क्या कर रहे हैं? मोशन अपना कर रहे हैं। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा करके और 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा तो सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ को धारण करके यहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक है, कुछ समय में, तो अब क्या करेगा? जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। तो जैसे अगर बिना टेम्परेचर बढ़ाए अगर यह इलेक्ट्रॉन बिना कोलोजन किए यहाँ पहुँच जा रहा था, अब वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होकर के ऊपर आ गया, यानी इसके मार्ग में आ गया है, और उसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो फिर से वो ट्राई करेगा आगे बढ़ने की, तो फिर से वो ट्राई करेगा, तब तक ये आकर के बीच में रोक देगा, फिर से उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर से वो जीरो से फिर हाई वेलोसिटी पे जाएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जहाँ आपका 32 डिग्री सेल्सियस पे एक भी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलोजन नहीं हो रहा था, वहीं पे टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस कर देने से इसका कोलोजन क्या हो गया? 4-5 इलेक्ट्रॉनों के साथ होना शुरू हो गया। तो जितना ज़्यादा कोलोजन होगा उतना ही टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो मतलब जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लग रहा है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब कि रुकावट ज़्यादा पैदा हो गई है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम ले रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों का क्लियर हुआ होगा कि जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। जब वाइब्रेशन होना शुरू होता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपने ठीक है ओपनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलोजन करना पड़ता है, जिससे टाइम लगता है और उसके मार्ग में रुकावट पैदा होती है, जिस वजह से उसको ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में क्या होता है? टाइम लगता है। तो इसी को बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो शुद्ध धातु होती है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी अपने एंडिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता। वहीं पे बात कर लेते हैं अगर मिश्र धातुओं की,
तो जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें भी जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो बढ़ता है और उसमें भी कंडक्टेंस कम होता है, उसमें भी चालकता कम होती है और रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे जा करके उसका जो रेजिस्टेंस का मान बढ़ना वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। आ रही बात समझ में? जो मिश्र धातुएं होती हैं उसमें भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, राइज करता है, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे जा करके, एक सैचुरेशन पॉइंट पे जा करके रेजिस्टेंस बढ़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आ रही बात समझ में? अब बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर में या फिर इंसुलेटर में। इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है? तो इंसुलेटर में क्या होता है कि इसमें जितना टेम्परेचर राइज होगा, जितना टेम्परेचर राइज करेगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आप लोग जानते हैं जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे शुद्ध धातुओं में ठीक है टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था और कंडक्टेंस क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वहीं पे अब जो इंसुलेटर होगा, जैसे आपका मान लीजिए पोर्सलिन हो गया, ठीक है, पोर्सलिन हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, इनमें क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा ही होगा। तो जब इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये डिफरेंस होता है शुद्ध धातुओं में और इंसुलेटर में। और यही हाल होती है आपके सेमीकंडक्टर में भी और इलेक्ट्रोलाइट में भी। इलेक्ट्रोलाइट में भी जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है और कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के जो भी चालक होते हैं, जो भी हमारे चालक होते हैं वो अगर धातु के बने हैं, शुद्ध धातु के बने हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो इंसुलेटर है, जो भी पदार्थ अगर वो इंसुलेटर हैं तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट में भी ठीक है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी चालक में, ठीक है, किसी भी चालक में अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर किसी भी चालक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो जो उसके प्रतिरोध में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, जो चेंज हुआ है उनके प्रतिरोध में, उसी को उस प्रतिरोध का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। आ रही बात समझ में मेरी? नहीं आ रही है तो फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए कि किसी भी चालक का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो उनके रेजिस्टेंस में जो वृद्धि होती है ना, चाहे वो वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए, तो जो वृद्धि होती है उसी को, उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। सपोज कीजिए कि यह एक चालक है, क्या है, यह एक चालक है जिसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहले से है। 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके इसको कितना ले लिया गया, 34 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया गया। तो इसके रेजिस्टेंस में वृद्धि किसके कारण होगी, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ा है उसी के कारण तो होगी। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से जो इसके रेजिस्टेंस में वृद्धि हुई है उसी को, उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी को पकड़ करके, इसी वक्तव्य को पकड़ करके हम लोग एक फॉर्मूला ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिससे ए हमको प्राप्त होगा, जिससे टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, इसको भी मैं मिटा देता हूं। तो अभी हम लोग बात करेंगे
कि प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग प्रतिरोध का ताप गुणांक, या फिर लिख सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे मान लिया किसी चालक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका प्रतिरोध कितना होगा, R0 होगा, यानी R0 होगा। यदि टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा आपका RT। आ रही बात समझ में? देखिए, माना किसी भी चालक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R0 होगा। ठीक है, अगर यदि टेम्परेचर में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए, यानी T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, RT माइनस R0 के बराबर होगा। यही तो होगा कि जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस होगा उसको अगर हमको मेज़र करना है तो वो किससे निकलेगा कि RT वृद्धि हुई R0 से। तो जब RT में से R0 निकालेंगे तभी तो हमको मूल रेजिस्टेंस मिलेगा ना। तो यहाँ पे R बराबर लिख सकते हैं RT माइनस R0। अब एक लिख सकते हैं हम लोग आगे चल के कि जो प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है वो भिन्न भिन्न घटकों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब वो घटक कौन कौन से होते हैं जिन पे जो प्रतिरोधकता होती है वो किन किन घटकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला घटक तो हो जाएगा आपका, ठीक है, पहला घटक कौन सा हो जाएगा, ठीक है, पहला घटक हो जाएगा आपका मूल रेजिस्टेंस। पहला घटक जो हो जाएगा, ठीक है, पदार्थ का मूल रेजिस्टेंस। मूल रेजिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू मूल रेजिस्टेंस। इसको चाहे R लिखिए या फिर R0 लिखिए, बात आपकी एक ही है। दूसरा घटक क्या है कि पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ में हुई ताप वृद्धि। तो ताप वृद्धि पे भी क्या करता है, वो रेजिस्टेंस की वृद्धि डिपेंड करती है। तो इसको लिख सकते हैं RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू T। तीसरा पैरामीटर्स क्या है जिस पे आपका रेजिस्टेंस निर्भर करता है, तो वो है आपका पदार्थ की, ठीक है, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो पदार्थ का गुण भी क्या करता है, उसके रेजिस्टेंस में हुई वृद्धि को इफेक्ट करता है। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दीजिए, चाहे वैसे ही इनको मिला दीजिए, तो दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 T। यहाँ तक बात समझ में आई। RT माइनस R0, RT माइनस R0, RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0 और यहाँ पे प्रोपोर्शनल T। अब लिख सकते हैं यहाँ से RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 T। ये प्रोपोर्शनल है और ये अल्फा है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मेरा अल्फा और प्रोपोर्शनल बनाने का तरीका सेम है। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे जो होगा अल्फा, और इस अल्फा को ही बोला जाता है, अल्फा बराबर क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट
टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आ रही बात समझ में। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट का आपने परिभाषा पढ़ा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक किसी भी रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ को जब टेम्परेचर दिया जाता है तो उनके रेजिस्टेंस में जो वृद्धि होती है तो वही वृद्धि उस रेजिस्टेंस की क्या कहलाती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है, जिसको अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे आपने इस फार्मूले से देख लिया कि जब RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल टू R0T था तो वहाँ से RT माइनस R0 और जब प्रोपोर्शनल हटाया तो वहाँ पे एक हमने कांस्टेंट का यूज किया जो है अल्फा, तो अल्फा R0T, और यही अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। या अगर यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकालें तो अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 अपान R0T। यहाँ तक बात समझ में आई कि अल्फा बराबर RT माइनस R0 अपान R0 अपान R0T। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया। यानी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं क्या, इसको मिटा करके, ठीक है, इसको मिटाता हूँ और लिखता हूँ। ये हो जाएगा आपका कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा बराबर लिख सकते हैं ताप में वृद्धि, रेजिस्टेंस में वृद्धि, या फिर लिख सकते हैं प्रतिरोध में वृद्धि अपान मूल प्रतिरोध इनटू में ताप वृद्धि, इनटू क्या हो जाएगा, ताप वृद्धि। तो अल्फा बराबर प्रतिरोध में वृद्धि अपान मूल प्रतिरोध इनटू ताप वृद्धि। ये देख लीजिए, ये तो प्रतिरोध में वृद्धि हुई थी, वृद्धि या कमी, तो चेंज तो आया था ना, R0 से RT हुआ था तो वृद्धि तो हुई थी। और यहाँ पे ये आपका मूल रेजिस्टेंस है और ये आपका ताप वृद्धि है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। और यह फार्मूला भी आपको मिल गया है। और ये अल्फा जो है वही है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आ रही बात समझ में। और अगर इसको मैं अगर समीकरण 1 मान लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लूँ और यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर RT माइनस R0 इक्वल टू क्या है, अल्फा R0T। अगर यहाँ से मैं RT को यहाँ पर लिख दूँ, अगर इसको बराबर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, R0 प्लस अल्फा R0T हो जाएगा। और यहाँ से अगर RT का मान निकालूँ तो R0 यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T। ये अभी आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना इसमें ताप वृद्धि होगी। और ठीक है, ताप वृद्धि के साथ साथ जितना ही ज़्यादा ताप वृद्धि होगी उतना ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान बढ़ेगा। और यहाँ से आप लोग RT का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपकी ताप वृद्धि है उसका भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट का भी मान निकाल सकते हैं। और ताप वृद्धि से कैसे फॉर्मूले निकाले जाते हैं उसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि आपके प्रतिरोध पे रेजिस्टेंस का, आपके प्रतिरोध में, ठीक है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा का मान कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद RT का मान भी यहाँ से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ईजिली समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।